हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे कैसे हुआ, कैसे रिएक्शन ऑन हो रही है और उन पे कैसे हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले शॉर्ट इंट्रो हो जाए। माई सेल्फ शुभराज, स्टडिंग एट IIT खड़गपुर, परसुइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। एक और तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अगर सोडियम लिया, सोडियम से क्या बन गया? सोडियम प्लस बन गया, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीडेशन बोल देंगे। एक और देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया अब सोडियम प्लस लिया और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया और ये क्या बन गया? सोडियम बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि Na प्लस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा और सोडियम बन गया, तो क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, आप सबको वैसे भी पता ही होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। एग्जांपल में इधर देख लेते हैं, जैसे कि जिंक से Zn2+ बना, इसको हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। कॉपर 2+ से अब क्या बना? अपना कॉपर बना, इसको हम रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। एक हम एग्जांपल लेते हैं डेनियल सेल का, जो मैं बताने वाला हूँ डेनियल सेल का ही एग्जांपल है। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान से सुनो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना? यहाँ पे अपना 1 मोलर ZnSO4। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है? 1 मोलर कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? जिंक का। ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? कॉपर का। अब हो क्या रहा है? इधर है ये एनोड, इधर है ये कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है? एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है कि जो जिंक है अपना वो बन जा रहा है Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। यहाँ पे जब हम सेल कनेक्ट करेंगे तो ये इधर जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो अपना ये स्ट्रक्चर था, इसमें इधर 1 मोलर ZnSO4 था, 1 मोलर कॉपर सल्फेट था। जब हम सेल रिएक्शन शुरू करेंगे तो एनोड पे क्या होगा? Zn क्या बन जाएगा? Zn2+, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इधर ट्रेवल करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कॉपर के साथ मिलेंगे तो कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? एट कैथोड। कैथोड क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा कि जो अपना यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है इसमें कॉपर 2+ होगा, तो उस कॉपर 2+ में हम जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो हमारा कॉपर बन जाएगा। तो इधर क्या हो गई? अपनी ऑक्सीडेशन हो गई। इधर क्या हो गई? अपनी रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे Zn था, Zn से क्या बन गया? Zn2+ बन गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर गए, तो कॉपर 2+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। इधर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? एनोड से कैथोड पे अपने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट किधर से किधर जाएगा? करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट जाएगा कैथोड से एनोड, करंट कैथोड से एनोड जाएगा, तो करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट इधर फ्लो करेगा तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये जो रिएक्शन है ये हो रही है, इसमें एक साइड क्या हो रहा है? अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक साइड क्या हो रहा है? अपना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में याद भी कैसे रख सकते हैं? अगर अपने को पता नहीं किधर कैथोड है, किधर एनोड है, किधर पॉजिटिव है, किधर नेगेटिव है, तो हम इसको लोन से याद रख सकते हैं। लोन मतलब लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ए मतलब एनोड, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एन मतलब नेगेटिव, ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, और ये लेफ्ट साइड। सिमिलरली अपोजिट, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट हमें क्या कर देना है?
राइट साइड कर देना है, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हुई कि डेनियन सेल में एनोड पे हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है अपना रिडक्शन, ठीक है। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अपना हो क्या रहा है बेसिकली, अपना जिंक था, जिंक क्या बन गया, Zn2+ बन गया। अपने पास इस साइड क्या था, कॉपर 2+ था, वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये इसकी क्या हो गई, नेट सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। जिंक था, Zn2+ बन गया, कॉपर 2+ था, कॉपर बन गया। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी इसकी, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, जो शायद एग्जाम में भी दे रखी है कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इससे तुम बताओ कि क्या होगा, ई नोट क्या होगा वगैरह, जो भी चीजें उसमें पूछी जाएगी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी कि Zn जो है वो मेरा क्या बन गया, Zn2+ बन गया, जो मेरा कॉपर 2+ है वो मेरा क्या बन गया, कॉपर बन गया। सेल रिएक्शन में इधर क्या लिखा है अपना, एनोड लिखा है, इधर क्या लिखा है अपना, कैथोड लिखा है, ठीक है। तो अब जो ये सेल है अपनी पूरी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर हो रही है केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे जो ZnSO4 है वो Zn2+ और SO4 2- में टूट रहा है, इधर भी कॉपर सल्फेट अपना टूट रहा है Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है। तो इधर हो रही है अपनी केमिकल रिएक्शन, और उससे अपना क्या, इधर वोल्ट मीटर में अपने को क्या दिखाएगा, पोटेंशियल दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है और वोल्ट मीटर उसे शो कर रहा है वोल्टेज में, ठीक है, वोल्टेज में शो कर रहा है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब ये जो सेल है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अपन केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े कि हम केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका ई नोट ऑफ सेल होता है, ई नोट ऑफ सेल जो डेनियल सेल का होता है, इस पर्टिकुलर सेल का होता है 1.1 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रहे तो ठीक है। तो ई नोट सेल मतलब इससे जो ये पोटेंशियल जनरेट होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा, वो क्या होगा, वो होगा अपना 1.1 वोल्ट। और जो ई नोट सेल का अपन बेसिक जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई नोट ऑफ कैथोड मतलब कैथोड पे जो ई नोट होगा उसमें से अगर अपन एनोड का ई नोट माइनस करेंगे तो अपना टोटल ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे ई नोट हम क्या यूज करें, है ना, ये होता है अपना रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली आईयूपीएससी ने क्या कहा था अपने को, आईयूपीएससी ने कहा कि जब भी तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर रहे हो तो उसकी जगह हमेशा क्या यूज करो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन हमें आईयूपीएससी ने कहा है कि जब भी तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर रहे हो उसकी जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है, यस। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, हमने एक सेल देख ली, उसकी रिएक्शन देख ली, और ई नोट ऑफ सेल क्या होता है वो चीज भी जान ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन सेल पे बेस्ड करते हैं कि फॉर अ गैल्वेनिक सेल फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल फॉर द फॉलोइंग सेटअप। सेटअप क्या है, आयरन से क्या बन रहा है अपना Fe2+, आयरन से क्या बन रहा है अपना Fe2+, कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमें निकालना है ई नोट सेल। तो ई नोट सेल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एट एनोड, ठीक है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ये जो ई नोट कैथोड है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ई नोट एनोड है ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है, तो यहाँ पे गिवन है कि ई नोट जो है वो Fe से Fe2+ बना। तो ये जो ई नोट है इसमें क्या बता रहा है, Fe से Fe2+ बना, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो ई नोट दे रखा है 0.44, ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें क्या दे रखा है, Cu2+ से कॉपर बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो फिर ये जो गिवन वैल्यू है ये अपनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, ठीक है। तो इसकी कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी 0.34, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी 0.44। इनोट सेल निकालते हैं, इनोट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है, ये इधर ये एनोड हो गया, इधर हो गया कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का इनोट लिखेंगे, कॉपर का इनोट क्या हो जाएगा 0.34 माइनस ऑफ
एनोड का अपन ई नोट लिखेंगे, एनोड पे क्या है, Fe है, Fe का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.44, यहाँ पे -0.44 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 प्लस 0.44 ये कितना आ जाएगा, 0.78। ये तुम्हारा ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ। हमें ये कैसे पता चला कि कैथोड किधर है, एनोड किधर है, तो जो इधर लिखा है अपना राइट साइड वो कैथोड है, जो अपना लेफ्ट साइड लिखा है वो एनोड है। ये सिंपल क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक टर्म यूज होती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और उसका ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन याद रखो कि जो डेल्टा जी नोट होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। जो डेल्टा जी नोट होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ऑफ ई नोट ऑफ सेल, जहाँ पे एन क्या होता है अपना कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब जैसे कि अपन जब लिख रहे थे ना कि Zn2 प्लस Zn से क्या बना अपना, Zn2 प्लस बना, ये हम लिख रहे थे। या फिर कभी ऐसा हो कि Zn2 प्लस से भी Zn बने, है ना, तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, n रिप्रेजेंट करता है। f क्या होता है, f होता है 96500 कूलम, ये f की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो n क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, f क्या हो गया अपना 96500, और ये ई नोट ऑफ सेल जो भी अपन ने पढ़ा, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई नोट ऑफ सेल होता है। एक और अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ये अपना क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे क्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यू क्या होता है, हमें क्या पता क्यू क्या होता है, तो अब हम बताते हैं क्यू क्या होता है। जैसे कि अपनी कोई भी रिएक्शन चल रही है, ए से ए और बी को जोड़ के हमने क्या बना लिया, सी और डी बना लिया। ठीक है, अब इनकी अपन ये भी ले रहे थे, मान लो ये अपना था सॉलिड, ये अपना था एक्वस, ये अपना क्या, मान लो अपन ये गैस हो गया, ये भी हो गया अपना एक्वस। तो ये जो अपना Q होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है D। जैसे कि जब यहाँ पे एक्वस का टर्म्स होता है ना तो उसकी हम कंसंट्रेशन लेते हैं, जब गैसियस टर्म होता है तो उसका प्रेशर लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, इसका प्रेशर लेते हैं। Q इज इक्वल टू क्या हो गया अपना D, D की पावर में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना ये होता है, तो D की पावर D। गैस के लिए क्या लेंगे हम, प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ C की पावर C डिवाइडेड बाय इधर वाला, ये अपना प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखते हैं। बी क्या है, एक्वस, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, और ए सॉलिड है तो इनको अपन 1 ही लेते हैं, तो इसका कुछ अपन नहीं। ठीक, तो ये अपना क्यू हो जाता है। तो क्यू निकालना सीखा कि अगर कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी है तो हम क्यू कैसे निकालेंगे। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अपना पावर में चला जाता है, बाकी एक्वस के लिए हम कंसंट्रेशन लेते हैं और गैसियस के लिए हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जो अपना डेल्टा जी नोट होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये एडिटिव है, हम डेल्टा जी नोट्स को या फिर डेल्टा जी को हम ऐड कर सकते हैं। ई जो सेल पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में रिलेशन पता चला। रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट से, एन क्या होता है वो पता चला, एफ क्या होता है वो पता चला। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की। तो हमारे पास हमें एक इक्वेशन पता थी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये बात हमें पता थी। ठीक है, डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। डेल्टा जी नोट है ना तो ई नोट हो जाएगा, डेल्टा जी है तो ये फिर ई हो जाएगा, प्लस आर टी, और जो एल एन है ये लोग में इसका बेस ई है, तो इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.3 log ऑफ बेस 10 इंटू क्यू। ठीक है, log ऑफ बेस 10 क्यू। अब इसको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा ई सेल लेंगे, माइनस एन एफ से सब दूर डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर टी इंटू 2.3 डिवाइड बाय एन एफ log ऑफ 10। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे
ठीक है, अभी टेम्परेचर वेरी हो सकता है, ये एक स्टैंडर्ड अपने पास नस्ट इक्वेशन है, तो अगर टेम्परेचर कुछ भी गिवन हो तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन बाई चांस हमें टेम्परेचर ऑलरेडी क्वेश्चन में 298 केल्विन गिवन है, तो ये अपना कांस्टेंट है, ये अपना कांस्टेंट है, ये हम निकालेंगे, ये अपना कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो वो आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। बट ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन log of Q। ठीक है, तो ये अपनी नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू में हम ये वाली डेल्टा जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एन पी सेल, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, इसी इक्वेशन को हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकलती है, कैसे फॉर्मूला आया, तो ये यहाँ पे नस्ट इक्वेशन हम देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2.3 क्यों नहीं है, क्योंकि ये ln में है, अगर ये log में होता तो यहाँ पे 2.3 मल्टीप्लाई था। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नस्ट इक्वेशन क्लियर है। अब हम इस नस्ट इक्वेशन में सारी चीजों को जान लेते हैं कि क्या क्या होती है। ई नोट ऑफ सेल और ई सेल में अंतर क्या है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा डाउट रहता है कि ये अंतर क्या है। तो हमने एक ये सेल पढ़ी थी ये वाली, तो इसमें जब हम 1 मोलर एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम लेंगे तो उसमें ई नोट ऑफ सेल निकलता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, हमने कुछ तो भी जो भी हमें कंसंट्रेशन लेना है वो ले लिया, तो उसमें जो निकलेगा वो ई सेल रहेगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो सिर्फ जो अपना ये पोटेंशियल है वो रहेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है, जो सेल पोटेंशियल है वो ई सेल से डिनोट करता है, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हम ई नोट सेल से डिफाइन करते हैं। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी आगे नस्ट इक्वेशन हो चुकी है। नस्ट इक्वेशन में हमने समझ लिया कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन आया है कि अ वोल्टेइक सेल इज सेट अप विद द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन दे रखी है कि Fe3+ एक्वस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो वो क्या बन गया, Fe2+ एक्वस। सबसे पहले तो ये जानो ये हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज E नॉट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। तो E नॉट अपने को दे रखा है 0.77, ये क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है when Fe3+ is equal to 0.01 मोलर and Fe2+ is equal to 1 मोलर। अपने को कंसंट्रेशन दे रखी है, अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन थी, लगाते हैं वो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। एक बात नोटिस करो, यहाँ पे 298 केल्विन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, अपना जो कांस्टेंट वैल्यू हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था 0.0592 डिवाइड बाई एन log ऑफ Q। यहाँ पे सबसे पहले Q निकालते हैं, Q क्या होता है। तो Q हमने पढ़ा था, जो इस साइड है वो उसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ की पावर क्या है, स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है, तो पावर तो 1 ही हो जाएगी, डिवाइडेड बाय इधर क्या है Fe3+, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ की पावर क्या है, पावर 1 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, Fe2+ की कंसंट्रेशन क्या है, अच्छा 1 मोलर है, डिवाइड बाय Fe3+ की कंसंट्रेशन क्या है 0.01। तो अपनी Q की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। इक्वेशन में पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 1। ई नोट सेल अपने को गिवन है, सिंपल अपन इसकी इक्वेशन में पुट कर देंगे कि ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल क्या हो गया अपना, ई नोट सेल अपने को 0.77 गिवन है, माइनस 0.0592 डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या है अपनी 1 log ऑफ 100। log ऑफ 100 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और उसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चाहिए इक्वेशन का अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया था, सेम ई नोट अपने को गिवन था 0.77, log ऑफ Q क्या आया था अपना 100 आया था, n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो अपना E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.652 वोल्ट। तो हमने बेसिक क्वेश्चन देख लिया एक कि नस्ट इक्वेशन, जो अपनी नस्ट इक्वेशन है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे बढ़े, हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई भी सेल है, गैल्वेनिक, वोल्टेइक, डेनियल सेल, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। उसमें इधर अपने पास एक सॉल्यूशन रहता है, इधर अपने पास एक सॉल्यूशन रहता है ना। फॉर एन एग्जांपल के लिए हमने जिंक और कॉपर का मान लिया, एक साइड एनोड होगा, एक साइड
कैथोड होगा। जो ये रिएक्शन हो रही है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे रिएक्शन हो रही है, उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ये बात क्लियर हुई। और बस इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम कैसे निकालते हैं वो हमने नेक्स्ट इक्वेशन से डिस्कस कर लिया। डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों कहते हैं। तो मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन 1 ATF प्रेशर तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पर ये चीज कैलकुलेट होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, डिनोटेड बाय ई नॉट फॉर अ हाफ सेल। ये अपन ने देख लिया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हमने दे रखा है कि यार रेफरेंस लेवल क्या होता है अपना, हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन की सेल रिएक्शन होती है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या लिखते हैं, अपना हाइड्रोजन का 0 मानते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम सारे मेटल्स का लिखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने ये जो लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखनी। जो ये टेबल बनी है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें जो ये पोटेंशियल दे रखे हैं यही अपनी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे देखोगे लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है और बाकी सबके अकॉर्डिंगली गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हमें ई नोट याद रखने की जरूरत है, नहीं, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन रहेंगे, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम इनसे पता लगा सको कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, देखो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है, वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो दूसरों को क्या करेगा, दूसरा जो उसके साथ रहेगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो फिर इसकी जो रिड्यूसिंग पावर रहेगी, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी। देखो कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ये सब तुम्हें दे रखा है और तुम्हें निकालना है कि इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, तो वो एक अप्रोच से सोचना है अपने को, धीरे धीरे जाना है ना। जैसे कि आपने पूछा है कि यार किसी भी एक ए एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर बी एलिमेंट से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि वो दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना चाहिए, ऑक्सीडाइज करना चाहिए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है कि वो दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो खुद ऑक्सीडाइज कब होगा, जब उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का नेगेटिव भी क्या होता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम है उससे फिर हम डायरेक्ट वहां तक जाएंगे कि हम क्या निकालना चाहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालना चाहते हैं या फिर रिड्यूसिंग पावर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है, किसके रेस्पेक्ट में होती है, हमने रेफरेंस किसको लिया है, रेफरेंस लेवल हमने लिया है हाइड्रोजन को, और कैसे गिवन होती है इसको एक बार पढ़ लेना कि किसका जो रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल को हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक। हमें क्या निकालना है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर निकालनी है, किसकी कंपेयर करनी है हमें, मैग्नीशियम की और जिंक की रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करनी। हमें क्या दे रखा है, ई नोट दे रखा है। ठीक है, तो यूजिंग देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे। ठीक है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, तो हम समझते हैं इस बात को कि रिड्यूसिंग पावर हमें निकालनी है। तो अगर किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा कब होगी, हम ये निकाल रहे हैं किसकी भी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा कब होगी, है ना। तो अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है, जो उसके साथ में उसको रिड्यूस कर रहा है। तो अगर उसके साथ वाले को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो ये खुद क्या हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, देखो बाई चांस अपने को देखा कि अपन ने इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडाइज, जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो ये दूसरे को रिड्यूस ज्यादा करेगा, दूसरे को रिड्यूस ज्यादा कर रहा है तो खुद को ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज ज्यादा कर रहा है, तो खुद को ऑक्सीडाइज ज्यादा कब करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज ज्यादा तब करेगा जब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। खुद को ऑक्सीडाइज कब करेगा, जब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम कहां से आए कि स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी होगी, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम और जिंक में से किसका कम है, मैग्नीशियम का कम है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैग्नीशियम का कम है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। मैग्नीशियम इज अ हायर रिड्यूसिंग पावर देन जिंक। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है अपने को, धीरे धीरे आना है उस चीज पे। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने को समझना है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सेल्स क्या होता है। हमने डेनियल सेल पढ़ा था, हमने डेनियल सेल पढ़ा था कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल में दो अलग अलग, जैसे कि इधर अपना जिंक था और इधर अपना कॉपर था, दो अलग अलग चीजें होती है। कंसंट्रेशन सेल में क्या होती है कि दोनों में, इधर भी और इधर भी, दोनों इलेक्ट्रोड पे जो अपनी चीज होती है, जो अपना एलिमेंट होता है वो सेम होता है, सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन का, C1 और C2 इनकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ये समझते हैं कैसे, कि मैंने मान लिया कि एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जिंक क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मान ली मैंने, C1 मान ली। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है कि अपना Zn2+ क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या मान ली, C2 मान ली। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। तो इसकी ई सेल क्या लिखा जाएगी, इसकी जो ई सेल है वो क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, इनोड सेल। अभी अपन स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेते हैं, इनोड सेल माइनस 0.0592, इलेक्ट्रॉन कितने, दो है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन लिख लो। लॉग ऑफ क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, तो अपने पास एनोड है, कैथोड है, इसकी अपन नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इधर अपना Zn, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn2+ प्लस जिंक, इधर क्या जाएगा Zn2+ प्लस जिंक। तो जिंक तो सॉलिड में थे तो कोई कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। इधर जो Zn है ये किसका है, कैथोड का है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1। ठीक है, तो अपन लिखते कैसे हैं Q, C1/C2। तो Q कैसे लिख देंगे अपन, C1/C2। अपना ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, अब देखो ई नोट अपना क्या था, स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल। तो जिंक का जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल तो दोनों केसेस में सेम होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, जब उसको 1 मोलर ले लेंगे, 1 atm प्रेशर ले लेंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेंगे 298 केल्विन जो होता है। ठीक है, तो ई नोट ऑफ सेल जिंक के लिए ऑलवेज सेम होगा। तो जब हम ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ई सेल अपना क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा, मतलब ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। तो अपना ई सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन जो माइनस साइन को अंदर अगर भेजेंगे तो हो जाएगा 0.0592 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ C2/C1। तो ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल्स के लिए। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो अपन इस इक्वेशन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जहां पे C2 क्या होता है, कंसंट्रेशन एट कैथोड, C1 क्या होता है, कंसंट्रेशन एट एनोड। ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि जब हमने ये तो पढ़ लिया कि यार जब कंसंट्रेशन सेल होती है तो ई सेल ये होती है, ठीक है, ये इक्वेशन पर्टिकुलर होती है, इसको हम लिख लेते हैं अगले पेज पे कि अगर कंसंट्रेशन सेल है तो अपनी ई सेल क्या हो जाएगी, 0.0592 डिवाइड बाई 2। अभी तो हमने 2 लिया है इस केस में, लेकिन अगर अपने को नॉर्मल केस लेना है, जनरल केस लेना है, तो यहाँ पे अपन n लिख देंगे, लॉग ऑफ इस 2 को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे n लिख देते हैं और लॉग ऑफ C2/C1। ये अपनी किस पे कंसंट्रेशन, कैथोड पे कंसंट्रेशन, ये अपनी किस पे कंसंट्रेशन, एनोड पे कंसंट्रेशन। अब एक बात समझते हैं, अपने पास आपको याद होगा एक फॉर्मूला था
कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो जब भी स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब उसका डेल्टा जी नोट लेस देन जीरो रहेगा। तो अगर डेल्टा जी नोट लेस देन जीरो रहेगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, तो अपना ई सेल क्या होगा, ई सेल ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ई सेल ग्रेटर देन जीरो कब होगा, इस रिएक्शन में ई सेल ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये तो अपने पास जो भी वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही होगी। ये वाली वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तब अपना ई सेल ग्रेटर देन जीरो होगा। ये वाली वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब C2 इज ग्रेटर देन C1। तो अपने को कंसंट्रेशन सेल में ये अगर बताना है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, तो अगर कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड के कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर जो सेल रिएक्शन है वो अपनी स्पॉन्टेनियस होगी, अगर कम है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते इस पे क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, कि कंसंट्रेशन सेल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू जिंक हाफ सेल, मतलब जो Zn से Zn2 प्लस बना उसकी दो हाफ सेल अपन ने यूज की और उससे हमने कंसंट्रेशन सेल कंस्ट्रक्ट की। वन हाफ सेल कंटेन्स 1 मोलर ऑफ जिंक, कोई भी एक हाफ सेल है वो 1 मोलर ऑफ जिंक कंटेन कर रही है। एक हाफ सेल क्या कंटेन कर रही है, 0.01 मोलर ऑफ जिंक, एक हाफ सेल कंटेन कर रही है 0.01 मोलर ऑफ जिंक। अपने को आइडेंटिफाई करना है एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो अपने को ये अगर आइडेंटिफाई करना है कि एनोड क्या है, तो जब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, अपने को एनोड और कैथोड पे फाइंड करना है कि किस पे जिंक का पोटेंशियल एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब कैथोड का पोटेंशियल C2 इज ग्रेटर देन C1 रहेगा। कैथोड का पोटेंशियल जब एनोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो ज्यादा जो कैथोड का जो अपना कंसंट्रेशन है वो अगर एनोड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो ये सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ज्यादा कंसंट्रेशन किस पे, अपना 1 मोलर ऑफ जिंक पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका कैथोड और एनोड का आंसर हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेम। तो ईएमएफ के लिए अपन सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, 0.0592 डिवाइड बाई 2 log ऑफ C2 बाई C1। C2 क्या हो गया 1 और ये हो गया 0.01। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, log ऑफ 100, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा 0.0592। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट होगी वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो चीज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने बिल्कुल देखो बहुत सिंपल चीजें हमने अभी तक पढ़ी है ना, इतना कोई बड़ी चीज हमने पढ़ी नहीं है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखी, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और करंट जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट लिया, एक में 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया, इस पर्टिकुलर सेल को क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। एनोड पे हमने रिएक्शन लिखी, कैथोड पे हमने रिएक्शन लिखी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यार चार्ज क्या क्या आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट क्या जाएगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो चीज हम इस फॉर्मूला से लोन से भी समझ सकते हैं कि किस पे क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमने नेट सेल रिएक्शन देखी, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ई नॉट ऑफ द सेल, ये तो 1.1 वोल्ट होता है, जो कि हमें पता है कि यार डेनियल सेल के लिए जो ई नॉट होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। हमें कैसे पता है भाई, हमें कॉपर का पता है स्टैंडर्ड, जिंक का पता है हमें स्टैंडर्ड, तो हम इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लेंगे। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता है अपना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी हमने रिलेशन देखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा कि फॉर अ गैल्वेनिक सेल एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने क्या ई नॉट सेल निकाला। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल में हमने रिलेशन देखे, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक हमने फॉर्मूला देखा। अब इन दोनों इक्वेशंस से, इन दोनों फॉर्मूलाज से हमने क्या डिराइव किया, हमारी नस्ट इक्वेशन।
नस्ट इक्वेशन डिराइव की, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन होगा तो नस्ट इक्वेशन हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, नहीं तो नस्ट इक्वेशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ये चीजें समझी। इसमें एक और चीज हमने इसको ln क्यू को log क्यू कैसे बनाया वो चीज भी देखी, 2.3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने नस्ट इक्वेशन देख ली। उसके बाद जो हमने अब हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, तो वो हमने देखा कि ये किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकलता है। उसमें क्या बनती है, अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ ली। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमने एक क्वेश्चन किया, उससे हमें ये पता चला कि यार स्टैंडर्ड रिड्यूस मतलब जिसकी हमें किसी भी अगर एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है तो वो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से या स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल अगर हमें जो चीज भी गिवन हो तो उससे कैसे निकाल सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीशियम 2+ बन रहा है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम 2+ किसमें बन रहा है, मैग्नीशियम में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो ई नोट दे रखा है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि ये जो ई नोट है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे रिएक्शन उल्टी रहती, यहाँ पे ई नोट दे रखा होता तो फिर वो क्या होता, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं और उससे वन बाय वन स्टेप से हम मूव करेंगे। क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा, ये वैल्यू वगैरह कंपैरिजन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में देखा। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, डेनियल सेल ही होती है, लेकिन उसमें जिंक और कॉपर अलग अलग था। तो हमने इसमें जो कंसंट्रेशन सेल है इसमें सेम ले लिया। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो इसमें डिफरेंट हमने ले ली कंसंट्रेशन। तो अगर हमने कंसंट्रेशन डिफरेंट ले ली तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये रिएक्शन चलेगी कैसे, क्योंकि हम बाहर से तो कोई अपन इलेक्ट्रिसिटी या कोई वोल्टेज लगा नहीं रहे, जो अपनी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी से ही अपना क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अगर कंसंट्रेशन कैथोड पे ज्यादा रहेगी और एनोड पे कम रहेगी तो ये पर्टिकुलर सेल रिएक्शन क्या होगी, अपनी स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात क्लियर हुई। वो कैसे देखा हमने, इससे देखा कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ई सेल अपना पॉजिटिव होगा, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ई सेल पॉजिटिव कब होगा, जब ये पर्टिकुलर टर्म अपनी पॉजिटिव होगी। ये पर्टिकुलर टर्म पॉजिटिव कब होगी, जब C2 इज इक्वल टू मतलब इज ग्रेटर देन C1 होगा। तो अगर C2 ग्रेटर देन C1 होगा तो C2 क्या है अपना कंसंट्रेशन एट कैथोड, C1 क्या है अपना कंसंट्रेशन एट एनोड। ये बात क्लियर हुई। आगे अपन ने इसका एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, इनको रिकॉल भी कर लिया। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कंसिडर अ डेनियल सेल रिएक्शन, एक तुम्हें सेल रिएक्शन दे रखी है। 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये 1 मोलर नहीं, इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी है। तो तुम्हें कॉपर 2+ और जिंक 2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, यहाँ पे अपनी सेल रिएक्शन दे रखी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं Cu2+ से Cu, है ना, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि Cu2+ से क्या बन रहा है Cu बन रहा है, Zn2+ से क्या बन रहा है Zn बन रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या क्या पूछा है, राइट ओवरऑल सेल रिएक्शन। हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना सीखा था, वही लिखना है अपने को। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल। ई नोट सेल हमने सीखा था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, वो लिखना है। उसके बाद डिटरमाइन द रिएक्शन कोशेंट क्यू। अपने पास रिएक्शन गिवन है तो हम क्या रिएक्शन कोशेंट क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट द ई सेल यूजिंग दिस कंडीशन। ई नोट निकल गया, क्यू निकल गया, अपने पास फॉर्मूला है एन अपन निकाल लेंगे, तो सिंपली हम नस्ट इक्वेशन से ई सेल भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करके आना, जितनी भी अपन ने चीजें पढ़ी उनको एक बार रिवाइज करके आना, रिकॉल करके आना। इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम आगे की चीजें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए गाइज इतना ही। बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। ध्यान रखना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, जो भी आंसर आए उसको कमेंट में आप लिख सकते हो। अगली क्लास में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।